हेलो क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नाम है एटम। एटम चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने कैसा मॉडल दिया था, बोहर ने कैसा मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होते हैं, देन जो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में और डी ब्रोगली ने कैसे इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो ये है अबाउट द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एटम्स। सो इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं कि बाय द 19th सेंचुरी इनफ एविडेंस सपोर्ट द एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ मैटर। 19th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए जिससे हमें पता चला कि सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल किसी मैटर का एटम होता है। 1897 में हमें पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड जे थॉमसन ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जो कैथोड रे निकल रही है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है एंड जे थॉमसन ने उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स। एंड पूरा का पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब एटम के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। So in 1897, J.J. Thomson experiment on electric discharge through gases revealed that उसने क्या क्या रिवील किया था? Different atom contain identical negatively charged constituent called electron. J.J. Thomson ने बताया डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट हम सबको अच्छे से याद होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इसके बारे में पढ़ा था। ओके, ये हमारे पास प्लेट है एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। किसी भी एलिमेंट की आप प्लेट ले लो और सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंपेयर करो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आइडेंटिकल मिलेंगे। आइडेंटिकल इन द सेंस सबका मास सेम होगा, सबके अंदर चार्ज सेम होगा, सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। ओके, एंड जे थॉमसन ने इन पार्टिकल का नाम जो कैथोड रे में निकल रहे थे उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमें पता है कि एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो जे थॉमसन ने कहा कि ओके, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है एंड एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एटम में इक्वल अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो ये जे थॉमसन ने रिवील किया। आगे चलते हैं। तो इसके बाद जे थॉमसन ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एटम का प्लम पुडिंग मॉडल दिया। ठीक है, एंड जे थॉमसन ने कहा कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। जो ब्लैक डॉट बना रही हूं ये इलेक्ट्रॉन है एंड पूरे एटम में हर जगह पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है, इस तरीके से कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो पूरा का पूरा एटम उन्होंने कंसीडर किया कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। ठीक है, एकदम सीड्स की तरह, जैसे कि वाटरमेलन देखा है आपने, तो वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर समझ लो और उसमें जो ब्लैक ब्लैक कलर की सीड्स होते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो जे थॉमसन ने यही मॉडल दिया कि एटम अंदर से कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं जे थॉमसन के मॉडल को। कभी कभी इसको वाटरमेलन मॉडल भी नाम दे दिया जाता है बिकॉज वाटरमेलन से ये कंपेयर किया जा सकता है। तो ये था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, बट इस मॉडल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकाले गए। ठीक है, वो ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये जो मॉडल था वो इनकरेक्ट निकला। किस लिए इनकरेक्ट निकला? बिकॉज कंडेंस मैटर एमिट रेडिएशन विद अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ। कोई भी जो मैटर है उसको अगर एनर्जी प्रोवाइड करी जाए एंड या फिर वो रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट करे तो जो रेडिएशन होगा उससे निकलने वाली जो वेवलेंथ होगी लाइट की वो कंटिन्यूअस होगी। In contrast, light from rarefied gas is emitted in discrete wavelength. Okay, each element has a characteristic of emission spectrum. हर एक एटम के पास एक करेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने साथ एक स्पेक्ट्रम को एमिट कर सके। एंड हमने देखा कि जो कंडेंस मैटर होते हैं वो जो वेवलेंथ निकालते हैं वो कंटिन्यूअस होती है, और अगर कोई गैस है वो अगर एमिट कर रही है तो वो डिस्क्रीट वेवलेंथ को एमिट कर पाती है। एंड ये चीज जो है, ये प्रॉपर्टी
जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये जो हमारा मॉडल था ये गलत मॉडल था। तो आगे चलते हैं। इन 1885 बाल्मर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनने क्या किया, एक इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला फॉर द वेवलेंथ एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से जो वेवलेंथ निकल रही है उसको समझने के लिए जॉन पाल्मर ने कुछ इंपेरिकल फॉर्मूलाज निकाले। रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया एंड उनने क्या किया, प्लैनेटरी मॉडल या फिर न्यूक्लियर मॉडल एटम का प्रेजेंट किया। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। Rutherford model has a center dense nucleus with electrons orbiting on it. Rutherford ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ओके, एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, हमारे पास एक बॉक्स होता है, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल भरे रहते हैं। एंड अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वो भरे होते हैं। एंड वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराते हैं। उसके बाद वो कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड उस ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्लैनेटरी मॉडल एटम का प्रेजेंट कर पाते हैं। और रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल में था कि न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर प्रेजेंट, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल है। ये मॉडल बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन ये मॉडल भी फेल हो जाता है बिकॉज जो जॉन बाल्मर ने जो वेवलेंथ कैलकुलेट करी थी हाइड्रोजन एटम की, इंपेरिकल फॉर्मूला जो निकाला था हाइड्रोजन एटम का वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, उस फॉर्मूले से इस मॉडल में मैचिंग नहीं हो पा रही थी, उस फॉर्मूले को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था ये मॉडल, इसीलिए ये मॉडल को भी गलत साबित कर दिया जाता है। बट हम रदरफोर्ड मॉडल पे अभी कंसंट्रेट करेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। तो अब आ जाते हैं अपने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था एंड अगर आपने इस साल का सीबीएसई का पेपर देखा होगा तो उसमें रदरफोर्ड मॉडल का नाम गाइगर एंड मार्स्टन मॉडल के नाम पे दिया गया था, तो हमें ये नाम भी पता होने चाहिए, एच गाइगर एंड ई मार्स्टन। ये रदरफोर्ड के एक्चुअली में स्टूडेंट्स थे जिनने एक्सपेरिमेंट में हेल्प करी थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड की मॉडल को इस बार के क्वेश्चन पेपर में गाइगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट कहा गया था एंड बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि पूरी बुक में गाइगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, तो हमसे कौन से एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसलिए इन नाम का भी हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये हाईलाइट भी कर दिए हैं एंड आपको स्लाइड्स में भी लिख के दिए हैं। तो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने रदरफोर्ड की सजेशन पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या, इन वन ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट दे डायरेक्ट अ बीम ऑफ 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय दी, ये एक एलिमेंट है जो 83 नंबर पे आते हैं। इसके बारे में हमें उतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे क्या किया जाता है, बम्बार्ड कराया जाता है, उसकी ओर भेजा जाता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम था कि इसके अंदर वो एलिमेंट रख दिया गया है जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला होता है 4 He2 पॉजिटिव या फिर He2 पॉजिटिव। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड अगर वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो हीलियम का न्यूक्लियस बचता है जिसको अल्फा पार्टिकल भी कहा जाता है। ओके, तो हीलियम का न्यूक्लियस या फिर अल्फा पार्टिकल को हम क्या करते हैं, ऐसा सेटअप करते हैं जिससे अल्फा पार्टिकल की एक सीधी लाइन गोल्ड फॉइल पे जाके टकराती है, उस पे बॉम्बार्ड होती है। फिर हम क्या करते हैं, आसपास एक ऐसा मटेरियल लगा रखा है कि अगर उससे अल्फा पार्टिकल टकराए तो वो शाइन करे। तो जहां जहां भी अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे वो एरिया शाइन करना शुरू कर जा रहा था। एंड इस एक्सपेरिमेंट में हम बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करते हैं।
इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो गोल्ड मेटल से सीधे ही निकल जा रहे हैं। 20,000 में से कोई एक डिफ्लेक्ट होकर 180 डिग्री का टर्न लेके इस ओर आ रहा होता है। ओके, एंड कुछ कुछ बहुत थोड़े से साइड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इतना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। ओके, एंड इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करी गई थी। इस एक्सपेरिमेंट का ये दूसरा डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। हमने लेड की ब्रिक्स लगा रखी है ताकि अल्फा पार्टिकल को, जो अल्फा पार्टिकल इधर उधर जा रहे होंगे, उसको ये ब्लॉक्स, लीड के जो पत्थर है, ब्रिक्स बना रखी है हमने, वो उन अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्व कर ले। खाली वही अल्फा पार्टिकल पास हो सके जो बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहे हैं, एंड वो क्या होता है, गोल्ड फॉइल से जाके टकरा जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जनरली जितने भी हैं अल्फा पार्टिकल, सारे के सारे सीधे ही फॉइल से पास हो जा रहे हैं। ठीक है, सीधे पास हो जा रहे हैं। कुछ एक दो है जो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। एंड हमने क्या कर रखा है, ये जो सर्कुलर प्लेट है ये ZnS की बना रखी है, जिंक सल्फर की बना रखी है। जिंक सल्फर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब उस पे अल्फा पार्टिकल गिरता है तो वो ग्रीन कलर से शाइन करना शुरू कर जाता है, तो उन जगह पे शाइनिंग आने लग जाती है। कुछ का डेविएशन, कुछ तो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। 8,000 में से कोई एक किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था और 20,000 में से कोई एक 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये था रदरफोर्ड का सेटअप एंड ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से कुछ पॉइंट्स निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज, ये एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन ये किया। ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या चीजें हो रही है उसको ऑब्जर्व करते हो। ओके, कोई भी जब हम नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एकदम से रिजल्ट नहीं निकल सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बारे में, उस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या पॉइंट निकल रहे हैं उसको सोचते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इससे ऑब्जर्वेशन क्या हुई, अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे ही निकल जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा का सिंबल है, पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 2000 में से कोई एक 180 डिग्री पे रिबाउंस होता है, फिर से वापस आता है, या फिर जनरली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं यहां से वहां। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि ज्यादातर क्या हो जा रहे थे, पास ही हो जा रहे थे गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीजें निकली। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड कोई एक पार्टिकल रिबाउंड हो जा रहा है। ठीक है, कोई एक पार्टिकल रीबाउंड हो जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इससे जानते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि अल्फा पार्टिकल जो ये एलिमेंट एमिट कर रहा है, ठीक है, उसको एक नैरो बीम से हम पास करा रहे हैं जो लेड ब्रिक से पास हो रहा है। ठीक है, बीम ने क्या किया, थिन फॉइल पे जिसकी बहुत पतली सी थिकनेस है उस पे वो बम्बार्ड हुई। ठीक है, ज्यादातर हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल से एज इट इज पास हो गए एंड कुछ कुछ क्या हुए, जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन थी उस पे जाके टकरा गए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। तो जो डिफ्लेक्ट होके जिंक सल्फाइड की सरफेस पे टकरा रहे थे, वहां पर क्या हो रही थी, फ्लैशलाइट हमें दिख रही थी। ओके, these flashes may viewed through a microscope and distribution of the number of these और इन फ्लैशेस को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो जिधर भी सबसे ज्यादा फ्लैशेस हुई होंगी उस जगह पे क्या हो रहा होगा, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल आके टकराए होंगे, और इस चीज से हम स्कैटरिंग का, जो स्कैटरिंग हो रही है उसका एंगल कैलकुलेट कर सकेंगे।
तो क्या हुआ, इन लोगों ने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया एंड उससे उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करी, फिर उससे कुछ डाटाज निकाले कि किस एरिया पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल आके टकराए स्क्रीन से, किस एरिया पे कम टकराए, ठीक है, कितने डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, गोल्ड फॉइल के साथ क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली। तो हमें पता चला कि 8,000 में से कोई एक ही है जो 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ज्यादातर कोई डिफ्लेक्ट ही नहीं शो कर रहे हैं। एंड 20,000 में से कोई एक रिबाउंड होके वापस आ जा रहा है। ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे वापस आ जा रहा है, जा रहा है 180 डिग्री पे आप वापस आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि अल्फा पार्टिकल एक बहुत ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस किया होगा, तभी वो वापस आ जा रहा है। अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड वो जिस चीज से भी टकरा रहा है उससे रिबाउंड होके वापस आ जा रहा है। इसका मतलब ये कि जहां पर भी वो टकरा रहा होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो अल्फा पार्टिकल उसे स्टिक हो जाता, अपोजिट चार्ज क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि रिबाउंड होके वापस आ जा रहा है, इसका मतलब बहुत हाई रिपल्सिव फोर्स अल्फा पार्टिकल ने एक्सपीरियंस किया होगा। This force could be provided if greater part of the mass of the atom and its positively charged were concentrated tightly at the center. तो रदरफोर्ड ने इस चीज को सोचा कि इतना ज्यादा 180 डिग्री पे ऑलमोस्ट वापस आ जाना, इसका मतलब तो यही है कि कोई भी न्यूक्लियस होगा उसका जो पूरा का पूरा मास है एंड जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसी एक जगह पर कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेटेड होते तो ये अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होके वापस नहीं आ सकता था। तो रदरफोर्ड ने इस चीज के बारे में जाना कि जो मास है एटम का एंड जो पॉजिटिवली चार्ज है एटम का वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है एंड वो सेंटर पे ही होना चाहिए। Then the incoming alpha particle could get very close to the positive charge without penetrating it, and such a close encounter will result in large deflection. और यही रीजन था कि ज्यादातर मास एंड ज्यादातर पॉजिटिवली चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, इसीलिए इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो मास जहां पर कंसंट्रेटेड है, जहां पर सारा पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड है, उसको रदरफोर्ड ने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। और इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जनरेट होता है एंड रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट से एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर पाते हैं। इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, अब यहां पर हमने ये एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या रिजल्ट निकाले हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने रिजल्ट क्या निकाले कि ज्यादातर मास एटम का सेंटर में कंसंट्रेटेड है जहां पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूम रहे हैं किसी बड़ी सी डिस्टेंस पे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एटम के अंदर से आराम से पास होके निकल जा रहे थे, तो रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। देखो, दो चीज हुई थी। एक तो ये हुआ था कि ये अगर न्यूक्लियस है तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इससे पास हो जा रहे थे, इसके पास से। ओके, 20,000 में से कोई एक बिल्कुल रिबाउंड होके वापस जा रहा था। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन से रदरफोर्ड ने ये सोच लिया कि ज्यादातर जो एटम है वो खाली है। ठीक है, खाली इन द सेंस क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना किसी चीज से टकराए आगे पास हो जा रहे हैं, तो ज्यादातर एटम तो है खाली है। अब 20,000 में से कोई एक टकराता है एंड 180 डिग्री पे रिबाउंड हो जाता है। जो पार्टिकल हम बम्बार्ड कर रहे थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, बट एटम अल्फा पार्टिकल का रीबाउंड हो जाना ये बताता है कि ज्यादातर जो पॉजिटिव पार्ट है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, इसीलिए रीबाउंड हो जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का भी रोल होता, अगर इलेक्ट्रॉन भी कंसंट्रेटेड होते किसी एक पॉइंट पे,
तो अल्फा पार्टिकल उसके साथ स्टिक कर जाने चाहिए थे, जो कि नहीं करे। तो इसीलिए हमने बताया कि ज्यादातर एटम खाली है, एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन किसी दूरी पर चक्कर काट रहे हैं। और इसी मॉडल को कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली। ओके, एंड रदरफोर्ड ने ये मॉडल समझाते टाइम ये कहा कि ये मॉडल को आप सोलर सिस्टम की तरह समझो, प्लैनेट की तरह समझो। बीच में सन है और अर्थ उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इसको इस तरीके से समझने के लिए रदरफोर्ड ने इनकरेज किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है, हमने चेक कर लिया कि कितने दूरी के बाद डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। ओके, ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर कैलकुलेट हो गया तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज है, वो साइज है, उसका जो डायमीटर है वो 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर होता है। ये छोटे एटम के लिए है और ये लार्ज एटम के लिए है। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें पता चलता है कि जो एक एटम का जो साइज होता है, ओके, कितनी दूर के बाद बिल्कुल स्ट्रेट डिफ्लेक्शन हो पा रहा है, ये जो अल्फा पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कहाँ फर्क नहीं आ रहा है, उससे हमने क्या किया, पूरे एटम का साइज नाप लिया। एंड एटम का साइज हमें पता चला कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता, हमें साइज ऑफ द एटम के बारे में पता, हमें साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में पता चला। ये सब इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल ने हमें प्रोवाइड कराई। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल प्रिडिक्ट द सॉलिड कर्व विच इज सीन to be good agreement with the experiment. Thus, the electron would seem to be at distance from the nucleus. न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर, एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने कह दिया कि जो 10⁻5 मीटर की दूरी पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि ज्यादातर एटम खाली है क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल आराम से पास हो जा रहे थे गोल्ड फॉइल से। However, alpha particle happens to come near a nucleus. The intense electric field they scatter through a large angle. जो भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आ जा रहे थे वो बहुत बड़े एंगल से स्कैटर हो जा रहा था। The atomic electron being so light do not applicable the effect of alpha particle. और जो इलेक्ट्रॉन थे वो इतने ज्यादा छोटे थे कि वो हीलियम एटम या अल्फा पार्टिकल से उनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ पा रहा था। इलेक्ट्रॉन्स का कोई इफेक्ट अल्फा पार्टिकल पे पड़ ही नहीं रहा था, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा छोटे थे। द स्कैटरिंग डाटा कैन बी एनालाइज बाय एम्प्लॉइंग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट से डाटास निकाले गए हैं और इस एक्सपेरिमेंट के जो स्कैटरिंग डाटा हमने निकाले थे वो रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल से हम एनालाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे जो डाटास निकाल के दे रहा था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल वो बहुत करेक्ट था, बहुत ज्यादा ही एक्यूरेट था। अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया कि उनके पास क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और मास उनका हीलियम एटम के बराबर होता है। और जो गोल्ड है, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो 79 होता है। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है एंड गोल्ड जिसको AU लिखते हैं उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है। इसका मास अप्रोक्सीमेटली 4 एटॉमिक यूनिट होता है एंड इसका मास अप्रोक्सीमेटली 160 यूनिट होता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा मास डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50 गुना ज्यादा बड़ा है गोल्ड का, ऑलमोस्ट 50 गुना ज्यादा हैवी है गोल्ड इन कंपैरिजन टू हीलियम का न्यूक्लियस।
तो इसका मतलब ये कि ज्यादातर जो एटम पास हो जा रहे हैं वो यहां से एक्सप्लेन किया जाता है। अब कुछ हीलियम एटम थे जो एक कर्व पाथ को फॉलो कर रहे थे। इस कर्व पाथ की कैलकुलेशन इजीली जो न्यूटन की लॉज है उससे करी जा सकती, कितना फोर्स लग रहा होगा कि इसकी वजह से या ये पार्टिकल यहाँ पर बेंड हो गया, एंड बिकॉज फोर्स जो है वो चार्जेस की वजह से लग रहा था, तो यहाँ पर हम कुलम लॉ को भी अकाउंट में लेंगे। एंड हमने चेक किया कि जो फोर्स निकल के आता है, फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर Q1 हीलियम एटम का चार्ज है जो कि है 2 इलेक्ट्रॉन। Q2 जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है गोल्ड का, तो उसको हम लिखेंगे Ze, और डिस्टेंस उसके बीच में है R स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियर के बीच में। द फोर्स इज डायरेक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। वो जो फोर्स लग रही होगी अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस की, वो उस लाइन पे लग रही होगी जो लाइन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस को जोड़ती है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंजिंग। हमने जाना कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है एंड जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है अपने पाथ से। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे कुछ और फोर्स है और डायरेक्शन कुछ और है, इस पॉइंट पे कोई और सी फोर्स है एंड डायरेक्शन कहीं और है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों चीज क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अब हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी के बारे में। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियर था, अल्फा पार्टिकल पास में आया, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, एंड देन डिफ्लेक्ट होके ये अपने सराउंडिंग में चला गया। तो इस पाथ को कहेंगे अल्फा पार्टिकल की ट्राइजेक्टरी। अब इस ट्राइजेक्टरी के बारे में जानते हैं। तो जब भी हमें इस टाइप की ट्राइजेक्टरी के बारे में कैलकुलेशन करनी होगी, हमें पता है कि न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो हम यहाँ पर भेज रहे हैं वो भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर एक पोटेंशियल स्फीयर होगा। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल इस पोटेंशियल स्फीयर के पास आया तो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल स्फीयर की जो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, कि इतनी डिस्टेंस के बीच में कोई भी अल्फा पार्टिकल आएगा तो वो डिफ्लेक्ट जरूर होगा। इस डिस्टेंस के बाद अगर कोई दूसरा अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर, और इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियर की, उसकी इस लाइन के बीच में। आप देख रहे हो इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है इम्पैक्ट पैरामीटर। जब तक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो उसके डिस्टेंस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये रहा इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड करा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इस डिस्टेंस तक बम्बार्ड जो ट्राइजेक्टरी है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जा रही है। तो इतनी डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे, न्यूक्लियस के सेंटर से इतनी डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आज की क्लास में हमने एटम चैप्टर को स्टार्ट किया, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में पढ़ा, एंड रदरफोर्ड मॉडल में इम्पैक्ट पैरामीटर तक हमने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रदरफोर्ड मॉडल को कंटिन्यू करेंगे, इसकी और कैलकुलेशन एंड और इसके रिजल्ट, और ये मॉडल कहाँ फेल हो जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।